हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा वीडियो जून 2022 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी का पार्ट 5 है। फोर्थ पार्ट जो लास्ट पार्ट हमने किया था उसमें हमने डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे आर्थिक परिदृश्य को। आगे बढ़ने से पहले जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि आरएस प्रीलिम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर करंट अफेयर्स का जो भी पोर्शन है वो आपको क्रोनोलॉजी मैगजीन से तैयार करना चाहिए, क्योंकि इस मैगजीन से डायरेक्टली काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आरएस के अंदर देखे गए हैं। अदर एग्जाम्स में भी जो भी आप आरपीएससी के अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर भी इससे करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं जो कि क्रोनोलॉजी से आप डायरेक्टली हल कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हैं, जैसे कई लोग आज हम अग्निवीर पढ़ने में ही जो अपना समय निकाल देंगे, तो पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट है वो कई बार पकड़ में हमारे नहीं आता है। तो इसीलिए ये मैगजीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 60 पेजेस में आपका पूरा मंथ का कवर हो जाएगा। आपके पास और समय बचता है तो आप मूमल या और जो मैगजीन आती हैं राजस्थान से रिलेटेड वो पढ़ लीजिएगा, लेकिन फर्स्टली आपको इस मैगजीन को ज़रूर से पढ़ना चाहिए। आई पर्सनली रिकमेंडेड, और कई लोग जो टॉपर्स हैं उन्होंने भी इस मैगजीन को बताया है, कई टीचर्स भी इसको रिकमेंड करते हैं। तो आप इसको ज़रूर से पढ़िए और अपने क्वेश्चंस को टैली करते रहिए ताकि आपको पता चले कि ये क्वेश्चन इसमें से आया भी है। ठीक है, तो वीडियो में हम बताते रहते हैं, जैसे कि कल के वीडियो में मैंने बताया था कि विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन के ऊपर क्वेश्चन आया था, वो वहाँ से आया है। टाइम मैगजीन को लेकर के एक क्वेश्चन आया था 2021 के अंदर, वो इससे आया है। एक सैटेलाइट को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी इसी मैगजीन से आया है। कुछ अवार्ड्स को लेकर के क्वेश्चन पूछे थे, वो सेम सब इस मैगजीन में आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। आप चाहें तो इस मैगजीन को खरीद सकते हैं, वरना आप हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको इसका PDF जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है आर्थिक परिदृश्य यानी कि इकोनॉमिक न्यूज़ के ऊपर। फर्स्ट आर्टिकल हम पढ़ते हैं फोर्ब्स की मैगजीन को लेकर के। जो फोर्ब्स है ये अमेरिका की एक मैगजीन है और इसने अपनी ग्लोबल 2000 की सूची जारी की है। ये ग्लोबल 2000 की सूची क्या है? तो देखिए, इसके अंदर जो भी ग्लोबली ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके सेल्स अच्छे हैं, प्रॉफिट अच्छे हैं, एसेट अच्छे हैं, मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, उनके मानकों को आधार बना करके, इन मानकों को आधार बना करके 2000 कंपनियों की एक सूची तैयार की है। उनको रैंकिंग दी है कि भाई कौन सी कंपनी जो है इसके अंदर बेस्ट परफॉर्म कर रही है। तो देखिए, अमेरिका की कंपनी है जिसका नाम है बर्कशायर हैथवे। तो ये जो है पहली बार फोर्ब्स ग्लोबल 2000 सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त जो करने में सफल रही है। उसके अलावा जो है चाइना का औद्योगिक और वाणिज्यिक बैंक जो है ICBC, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, हमने क्रोनोलॉजी के अंदर ही पढ़ा था ICBC के बारे में। ये दूसरे स्थान पर है। सऊदी अरेबिया की कंपनी है अरामको, इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा, इसमें शायद आगजनी की एक घटना हुई थी। तो अरामको जो है वो सऊदी अरेबिया की कंपनी है, वो इसमें 3rd स्थान पर है। अमेरिका की ही कंपनी है जिसका नाम है JP मॉर्गन चेस जो है ये इसमें 4th स्थान पर है। और चाइना कंस्ट्रक्शन जो है वो 5th स्थान पर है। अब याद ये रखना है कि भाई देखिए, पहले जो 10 स्थान है या 5 स्थान है उसके ऊपर भारत की कोई कंपनी इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। फर्स्ट कंपनी का नाम आप ध्यान रख सकते हैं, हैथवे कंपनी है, जो कि कहाँ की है? अमेरिका की है। सेकंड आपकी चाइना की है, ICBC जो बैंक है उसको इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। भारत की अगर बात करें तो भारत जो है, भारत की एक कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज, और इसको जो है 53rd स्थान जो है इस बार मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 53वां स्थान इस बार मिला है। उसके अलावा हमारे यहाँ पर जितनी भी कंपनियाँ वो 100 के पार है, मतलब 100 से बाहर उनकी रैंकिंग है। जैसे कि स्टेट बैंक है हमारा, SBI, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, ONGC है, NTPC है, टाटा कंसल्टेंसी है, ये सब पुरानी पीछे की रैंकिंग है। तो ये सारी इतनी सारी है, तो सबके नाम आपको और सबकी रैंकिंग याद नहीं रखनी, बस आप ये ध्यान रखिएगा कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है उसको 53rd स्थान जो है वो इसमें मिला है, यानी टॉप 10 में हमारी कोई कंपनी इसमें नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये था फोर्ब्स पत्रिका को लेकर के। सेकंड है आपका जो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति है, जो कि 2018 में आ चुकी है। नेशनल बायो फ्यूल पॉलिसी जो है 2018 में आ चुकी थी। अभी उसमें कुछ संशोधनों को मंजूरी दी गई है। संशोधनों को मंजूरी देने वाली एक जो है समिति है जिसका नाम है नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति। तो इसने जो है कुछ सिफारिशें की हैं और उनको जो है एक संशोधन की तरह लिया गया है। क्या क्या संशोधन है देखते हैं। जैव ईंधन के उत्पादन करने के लिए जो है फीड स्टॉक्स जो होते हैं उनको बढ़ाया जाएगा, स्टॉक जो है वो ज़्यादा किया जाएगा। बायोफ्यूल आप समझते ही हैं कि जो भी हमारे जैसे धान होता है, धान की भूसी होती है, ये चावल होता है, मस्टर्ड्स वगैरह जो होते हैं, शुगर केन का जो भूसा होता है, उन सब से जो है बायोफ्यूल का निर्माण किया जाता है। उसके काफ़ी सारे स्टेजेस भी हैं, और इससे क्या होगा कि हमारा जो परंपरागत जिन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल को हम यूज़ करते हैं, उन पे निर्भरता जो है वो हमारी कम होगी। तो पेट्रोल डीजल पे निर्भरता कम होने से क्या होगा कि हमारा पर्यावरण जो है उसमें प्रदूषण जो है वो कम होगा, और भारत के जो भी अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य हैं प्रदूषण को कम करने के, क्लाइमेट चेंज को लेकर के, उनको अचीव करने में हमको सहायता मिलेगी।
तो देखिए संशोधन क्या क्या है, मोटा मोटा आप ध्यान रखिए। पहला तो है फीड स्टॉक्स को बढ़ाना, बड़ी सरल बात है, फीड स्टॉक बढ़ाएंगे। फिर जो है पेट्रोल में 20% एथेनॉल के जो मिश्रण है उसके लक्ष्य को 2030 से पहले ही अचीव करना है हमको, 2025-26 में ही हमको इसको अचीव कर लेना है, ये संशोधन किया गया है। यानी कि हमारी जो डेडलाइन है उसको हमने थोड़ा सा और आगे कर दिया है। फिर देखिए जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम है उसके तहत जो सेज बनाए जाएंगे, सेज क्या होते हैं, विशेष आर्थिक जोन जो होते हैं जहाँ पर एक ही जो है जैसे कि मान लीजिए चाइना के अंदर SEZ बहुत सारे बने हुए हैं, वहाँ पर क्या होता है कि कंपनी को जितनी भी सुविधाएं होती है वो बहुत जल्दी और बहुत ही प्रॉफिटेबल रेंज में दी जाती है, ताकि काम जो है, प्रोडक्शन जो है वो जल्दी से जल्दी शुरू किया जा सके। तो यहाँ देखिए मेक इन इंडिया के तहत जो है SEZ निर्यातोन्मुखी इकाइयों द्वारा देश में जैव ईंधन के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा, यानी कि जैव ईंधन का उत्पादन करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाएंगे, ठीक है। और जो आपका जैव ईंधन है इसका निर्यात जो है वो भी किया जाएगा। फिर देखिए जो NCPC है, NCPC क्या है, ऊपर हमने पढ़ा था ना, राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति जो है उसमें नए सदस्य जो है उनको भी इसमें जोड़ा जाएगा, यानी कि कुछ एक्सपर्ट्स को इसमें जोड़ा जाएगा। विशेष मामलों में जैव ईंधन के निर्यात को भी अनुमति दी जाएगी। और राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन के तहत आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहन मिलेगा। 2047 तक भारत जो है ऊर्जा के मामले में स्वतंत्र होने की परिकल्पना जो है उसको गति मिलेगी। तो ये कुछ इसके अंदर जो है बेसिक सी चीज़ें थी, बहुत ही सामान्य सी बातें, सबको याद नहीं रखना है आपको, बेसिक सी चीज़ें आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कि हमारे जो फसलों का जो उत्पादन हुआ है इस साल 2021-22 में, उसके कुछ अग्रिम अनुमान जो है हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री यानी कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए हैं। तो देखिए हर साल जो है खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ता ही है, कम तो कभी होता ही नहीं है। तो इस बार भी जो है खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा ही है और रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, हर बार रिकॉर्ड होता है। 31.45 करोड़ टन होने का इसका अनुमान है। तो ये तो बेसिक सी बात है। तो देखिए ये तो बेसिक सी बात है, तो पढ़े ही क्या इसमें, तो पढ़े ही ये कि सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है खाद्यान्न के अंदर किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है हमारे चावल का। इसके ऊपर UPSC में पिछले साल 2020 में एक क्वेश्चन आया था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चावल का उत्पादन यानी धान का उत्पादन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। फिर गेहूँ का उत्पादन होता है और गेहूँ के बाद में जो मोटे अनाज होते हैं उनका उत्पादन हमारे यहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। और फिर तो आप जानते ही हैं दालों का, फिर तिलहन का, फिर गन्ने का, ठीक है। गन्ने के बाद आता है कपास का और फिर आता है जूट और मिस्टा का जो है वो उत्पादन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन है, चावल का, फिर है गेहूं का और फिर है मोटे अनाज का। 3 तो आपको याद रहने ही चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे। ये ओपन नाम की जो कंपनी है वो हमारे देश का 100वां यूनिकॉर्न जो है वो बन चुकी है। यूनिकॉर्न क्या होता है, तो देखिए ऐसी कंपनी जिसका कि जो आपका जो टर्नओवर है वो जो है आपका उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो $1 अरब से जब अधिक हो जाती है, उसका जो वैल्यूएशन है, जिस स्टार्टअप का वैल्यूएशन $1 अरब से अधिक हो जाता है, उसको हम यूनिकॉर्न कहते हैं। और भारत में तेज़ी से जो है वो यूनिकॉर्न अभी बन रहे हैं। तो 44 यूनिकॉर्न जो है अब तक आई थिंक जो है वो देश में बन चुके हैं। जैसे अनअकैडमी है आपका, तो वो यूनिकॉर्न है। बायजूस है, आई थिंक बायजूस है कि नहीं एक बार कंफर्म करके बताना पड़ेगा, बट अनअकैडमी का जो है वो तो अभी बना ही था। तो ये सारे जो है यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न के ऊपर आपसे RS मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाई इकोनॉमी से रिलेटेड टर्म है, यूनिकॉर्न क्या होता है। तो ऐसी कंपनी जिसका कि वैल्यूएशन, मार्केट वैल्यूएशन जो है वो $1 अरब से अधिक होता है, उसको हम यूनिकॉर्न कहते हैं। तो अभी हाल ही में ओपन जो है वो देश का 100वां यूनिकॉर्न बना है, ठीक है। नई सिरे से फंडिंग जुटाने के बाद कंपनी का वैल्यूएशन $1 अरब को पार कर गया है। तो ये एक तरीके से ये बन चुका है। अब देखिए यहाँ पर कुछ डेटा है उसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए कि इसमें IFL के अलावा मौजूदा ये कंपनी इस वर्ष 22 यूनिकॉर्न है। भारत को 2021 में कुल 44 यूनिकॉर्न जो है वो मिले थे। कितने यूनिकॉर्न, 2021 में कुल टोटल जो है आपके 44 यूनिकॉर्न जो है वो भारत को मिले हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। और यूनिकॉर्न क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट है, RBI ने जो है किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जो है फसल ऋण योजना के नियमों में कुछ परिवर्तन किए हैं। भाई फसलों पे जो ऋण लिया जाता है KCC के द्वारा, किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा, सभी जानते हैं कि लोन लिया जाता है, तो उसमें कुछ चेंजेस किए हैं RBI ने। क्या चेंजेस किए हैं कि देखिए जो भी किसान है वो अगर अपना ऋण जल्दी चुकाते हैं तो उनको 3% जो है ब्याज में अतिरिक्त छूट जो है वो दी जाएगी। तो उनको जो है सब्सिडी एक तरीके से जो है इसमें प्रोवाइड की जाएगी। तो इफेक्टिव सब्सिडी उनको 4% हो जाएगी। 3% सरकार के द्वारा दी जाती है, तो इफेक्टिवली उनको 4% की सब्सिडी जो है उन किसानों को मिलेगी, जो कि अपना लोन जो है वो टाइमली पे कर देंगे। और इसमें कुछ खास बातें हैं नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, RBI ने रेपो रेट में 40 BPS की जो है वो वृद्धि की है। तो RBI की जो मौद्रिक नीति समिति होती है, इसके बारे में हमने कई बार पढ़ा है, MPC के बारे में, 6 सदस्यीय ये होती है। तो इसने जो है ये मिलकर के जो है मॉनेटरी पॉलिसीज़ को जो है वो तय करती है। भाई रेपो रेट क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट, SLR वगैरह क्या होगा, ये सब RBI के द्वारा तय किया जाता है। ये सब बैंकों पर अप्लाई होता है, ये आप जानते ही हैं। तो देखिए RBI ने रेपो रेट में 40 BPS की जो है वो वृद्धि की है।
तो ये वृद्धि करने से जो हमारा रेपो रेट है वो 4.40% जो है वो हो गया है। तो देखिए अब इसमें और चीज़ें क्या है कि अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो इम्पैक्ट पे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है वो हमेशा प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स होती है। जैसे इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मुद्रास्फीति के अंदर आरबीआई कौन से कदम उठाती है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मनी मल्टीप्लायर होता है, वो कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आप रेट पर फोकस करने की बजाय भाई जो एग्जाम बैंकिंग की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको छोड़ करके रेट पर फोकस करने की बजाय आप ये ध्यान रखिए कि भाई रेट बढ़ाने से क्या होता है, घटाने से क्या होता है। तो देखिए जैसे ही आरबीआई रेट बढ़ाएगा तो बैंक जो है रेपो रेट क्या होता है कि बैंक जो है जिस दर पर आरबीआई से लोन लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो लोन महंगे हो जाएंगे। लोन महंगे हो जाएंगे तो आगे आरबीआई से लोन जो है बैंक कम लेंगे, कम लेंगे तो बैंकों के पास में जो लिक्विडिटी है वो भी कम रहेगी तो आगे लोन भी वितरित कम होंगे, यानी कि बाजार में लिक्विडिटी जो है उसको कंट्रोल किया जाएगा। तो जब इन्फ्लेशन होता है, महंगाई होती है, तो आरबीआई क्या करती है, अपने रेट्स को बढ़ा देती है। ठीक है, उससे क्या होता है कि लोन वगैरह जो है वो महंगे हो जाते हैं और जो है वो लोन मार्केट से लोग जो है वो नहीं लेते। ठीक है, बेसिक फंडा यही है। उसके अलावा देखिए आरबीआई ने सीआरआर जो है उसको भी इंक्रीज़ किया है, 4.5% सीआरआर करने का निर्णय लिया है। ये सीआरआर क्या होता है, तो ये होता है आपका नगद आरक्षित अनुपात, यानी कि कैश रिजर्व रेशो। ये वो परसेंट होता है पूरे टोटल जो आपका एनडीटीएल होता है, एनडीटीएल का वो परसेंट जो कि बैंकों को एक तरीके से ये मान लीजिए कि एक सेफ में रखना होता है, एक तरीके से उसको ये लोग यूज़ नहीं कर सकते। वो इसलिए होता है ताकि बैंक जो है रन ऑफ से बचाया जा सके, दिवालिया होने या ऐसा कुछ समय आ जाए तो उस पैसे का यूज़ किया जाता है अपने कस्टमर्स को पे करने के लिए, तो उसका जो है बैंक यूज़ नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, तो वो सीआरआर होता है। तो ये इसमें कुछ काम की बातें थी, कुछ टेक्निकल टर्म्स थी। अब देखते हैं क्रिप्टो करेंसी से लाभ कमाने में भारत, एक एनालिसिस आई है, देखिए एनालिसिस का नाम है चेन एनालिसिस। ठीक है, तो ये चेन एनालिसिस कोई कंपनी है, उसने एक आंकड़ा दिया है और उसने कहा कि भाई क्रिप्टो करेंसी पर लाभ कमाने के मामले में भारत जो है वो 21वें स्थान पर है, अमेरिका सबसे आगे। क्रिप्टो करेंसी आप जानते ही हैं ये रेगुलेटेड नहीं है। भारत में अभी भी जो बजट घोषणा हुई थी उसके अंदर कहा था कि भाई अगर आपका इतना ट्रांजेक्शन होता है तो हम इतना टैक्स लगा देंगे इस पर। तो भारत ने ना, भाई गवर्नमेंट ने ना तो ये कहा कि भाई हम इसको बैन कर रहे हैं, ना गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई हम इसको रेगुलेट कर रहे हैं, बस इतना कहा है कि आपको जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर हम जो है वो टैक्स लगाएंगे। तो क्रिप्टो करेंसी जो है हमारे भारत में इसका चलन इतना ही है कि भाई 21वें स्थान पर भारत आता है। सबसे ज़्यादा लाभ कमाने में अमेरिका है, उसके अलावा ब्रिटेन, जर्मनी, ऐसे देश जो हैं वो इसके अंदर सबसे आगे हैं। तो देखिए रिपोर्ट में कहा है कि बिटकॉइन को पीछे छोड़ते इरेथ्रियम जो है वो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली करेंसी रही है। क्रिप्टो करेंसी में भी कई सारी करेंसीज है, जैसे बिटकॉइन है, इरेथ्रियम है। ठीक है, तो कई लोग जो इसमें करते हैं उनको पता होगा। तो अभी तो बिटकॉइन का मामला खैर नीचे ही चल रहा है तो काम का है नहीं वैसे, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि भाई क्रिप्टो करेंसी के मामले में, उसको यूज़ करने के मामले में भारत जो है वो 21वें स्थान पर है। लाभ हमको बहुत कम इसके द्वारा जो है वो होता है। अब देखिए देश की पहली जो है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये ट्रेन है एक तरीके से, ये बन करके तैयार हुई है और इसका जो काम है वो नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के द्वारा कंप्लीट किया गया था। तो ये क्या है, इस ट्रेन के माध्यम से, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड है। और इसको जो है आपके दिल्ली के अंदर जो सराय काले खां हैं, कहाँ गया ये रहा, हाँ, दिल्ली के अंदर जो है ये पहली जो रैपिड रेल है ये सराय काले खां गाज़ियाबाद मेरठ रूट पर जो है वो चलेगी और इसके द्वारा दिल्ली और मेरठ के बीच की दूरी जो है वो 55 मिनट में तय की जा सकेगी। लगभग 1 घंटे के अंदर आप जो है दिल्ली से मेरठ जो है वो पहुंच पाएंगे। तो ये क्या है, देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन है और इसका काम जो है एनसीआरटीसी को दिया गया है, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को दिया गया है। और इसके अलावा भी इसको कई जगह चलाया जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है कि साहिबाबाद और दुहाई के बीच 17 किलोमीटर के प्राथमिकता वाले खंड में 2023 तक इसको चालू करना है, 2025 तक इसका कार्य पूरा होगा। इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ध्यान रखिए कि पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन जो है उसको चलाया गया है और ये दिल्ली के अंदर जो है, दिल्ली से मेरठ के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट आर्टिकल एनएसओ के द्वारा एक रिपोर्ट है जिसमें बेरोजगारी दर को लेकर के इन्होंने कहा है। तो ये बोल रहे हैं कि भाई अक्टूबर-दिसंबर 2021 में बेरोजगारी की दर कम हुई है, यानी कि 8.7% हुई है। इससे पहले जो ये 10.3% थी और अभी जो है इसमें थोड़ी सी कमी जो है वो देखने में आई है। एनएसओ का ये आंकड़ा है, कई बार जो है कई सारी चीज़ें जो है लेबर ब्यूरो है, एनएसओ है, ये कई सारे आंकड़े देता है। तो अभी आया है करंट में, तो थोड़ा ध्यान रखते हैं कि भाई एनएसओ के अनुसार जो है बेरोजगारी दर जो है वो कम हुई है। अगर पुरुषों की बेरोजगारी देखें तो वो भी कम हुई है, 10.5% रह गई है, पहले 13% जो है वो थी। और उसके अलावा जो है, सॉरी ये महिलाओं की है, मैंने गलत बता दिया, महिलाओं की है। तो महिलाओं की जो बेरोजगारी दर है वो 10.5% हुई है। पुरुषों की देखेंगे तो 8.3% रह गई है, पहले 9.5% थी।
नेक्स्ट आर्टिकल देखिए फ्रेंड्स, सेबी ने जो है ESG गठित की है। ESG बहुत सिंपल सा आर्टिकल है, कोई इसमें कोई खास ऐसी बड़ी बात है नहीं। सेबी आप जानते हैं कि ये एक विनियामक संस्थान है, रेगुलेटरी बॉडी है। किसको रेगुलेट करती है? शेयर मार्केट से संबंधित जो प्रतिभूतियाँ, ये जो मार्केट है इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है उसको सेबी रेगुलेट करता है। तो सेबी ने जो है अपना पर्यावरणीय और सामाजिक शासन संबंधित जो मामले हैं उसको देखने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया है, जो कि इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस एजेंसी होगी। क्या नाम है इसका? ESG यानी कि इन्वायरमेंटल एंड सोशल गवर्नेंस। ठीक है, और इसके HDFC के जो CEO हैं वो नवनीत मुनोट, वो इसके अध्यक्ष होंगे। बस इतना ध्यान रखना, और बाकी इसमें कोई महत्व की बात है नहीं। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये भी काफ़ी आपने पढ़ा हुआ भी है, इंपॉर्टेंट भी है। रेमिटांस के मामले में, रेमिटांस जानते हैं, धन प्रेषण। जो विदेशों में हमारे जो लोग धन कमाते हैं उसको फिर यहाँ अपने देश में जब वो भेजते हैं उसको रेमिटांस बोलते हैं। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, किसकी है? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, और उसने कहा है कि भारत जो है लगातार शीर्ष पे बना हुआ है, टॉप स्थान पर है रेमिटांस भेजने के मामले में। ठीक है, तो भारत के बाद में चाइना का नंबर आता है और चाइना के बाद में मैक्सिको का आता है। तो आप ये आंकड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा कि भारत जो है फर्स्ट नंबर पर है अपने यहाँ पर रेमिटांस भेजने के मामले में। पाकिस्तान में भी इस बार रेमिटांस जो है 17% जो है उनका बढ़ गया है। ये भी भारत में खुद के देश में जो है 17% अधिक जो है रेमिटांस भेजने लगे हैं। लेकिन टॉप के देश ध्यान रखिएगा, भारत है, चाइना है, मैक्सिको है, फिर फिलीपींस आता है। ठीक है, फिर देखिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री जी जो है उन्होंने देश का पहला 5G टेस्ट बेड राष्ट्र को समर्पित किया है। तो ये 5G क्या है? 5G आप जानते हैं, अभी 4G पे हम चल रहे हैं। 5G एक नेटवर्क है और ये टेस्ट बेड है। टेस्ट बेड का मतलब क्या है कि भाई हमारे यहाँ पर जितनी भी स्टार्टअप कंपनीज होंगी या जो उद्योग जगत के जो लोग हैं उनको 5G नेटवर्क की स्थापना और अपने जो उत्पाद हैं 5G नेटवर्क की स्थापना और उससे रिलेटेड जो भी उत्पाद है उनका परीक्षण और सत्यापन, सर्टिफिकेशन के लिए विदेशों में नहीं जाना पड़ेगा, विदेशी निर्भरता पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, अब देश में ही उसका सत्यापन किया जा सकेगा। इसीलिए यहाँ पर 5G टेस्ट बेड जो है वो बनाया गया है। तो ये ट्राई की जो 25वीं वर्षगांठ थी उसके मौके पर इसको जो है इनॉग्रेट किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो 5G के बारे में आप जानते ही हैं, और 5G को बनाया किसने है, ये इंपॉर्टेंट बात है। 5G टेस्ट बेड को 8 संस्थाओं ने मिलकर के बनाया है, जिसका कि लीडर जो है वो IIT मद्रास है। कई सारे IITs इसके अंदर है, जैसे कि IIT दिल्ली, हैदराबाद, बॉम्बे, कानपुर, बेंगलोर, और फिर एक समीर नाम की सोसाइटी है और एक सीविट नाम का जो है वो संस्थान है, जिसने मिलकर के 8 संस्थाओं ने, सबके नाम याद मत रखिए, ये ध्यान रखिए कि 8 संस्थाओं ने मिलकर के 5G टेस्ट बेड को बनाया है। इसका काम क्या होगा कि हमारे देश के अंदर जो भी कंपनीज़ वगैरह होंगी उनको जो है आत्मनिर्भर बनाएगा, और यहाँ पर ही उनका टेस्ट, परीक्षण, सर्टिफिकेशन जो है वो हमारे देश में ही हो पाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। RS मेंस के अंदर तो इस पर क्वेश्चन भी आया है 2018 में, कि भारत में FDI के मामले में जो है वो सबसे ज़्यादा FDI जो है वो विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा FDI कहाँ पर आता है? भारत के अंदर आता है। FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेशी कंपनियाँ जो भारत में निवेश करती हैं उसको FDI कहते हैं। विदेशी निवेश जो भारत में आता है उसको हम जो है वो FDI बोलते हैं। सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि सबसे ज़्यादा FDI हमारे यहाँ सिंगापुर से आता है 27%, फिर अमेरिका से आता है और फिर मॉरिशस से आता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर स्टेट की बात करें तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त होता है, उसके बाद महाराष्ट्र में, और उसके बाद में जो है दिल्ली के अंदर FDI प्राप्त होता है। तो तीनों ही आंकड़े इंपॉर्टेंट है, सीरीज याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन यही आया था कि FDI में सबसे ज़्यादा FDI कौन से देशों से आता है, उसका क्रम आपको बताना था। तो सबसे ज़्यादा आता है सिंगापुर से, फिर आता है अमेरिका से, और फिर आता है मॉरिशस से। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो यहाँ देखिए, दिल्ली में जो है खादी के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र जो है उसकी स्थापना की गई है। ये 1 लाइनर फैक्ट है। उसके अलावा जो भारतीय कपास परिषद है उसका गठन किया गया है। कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो नया बनाया गया है। आप जानते हैं कि हमारे जो वस्त्र टेक्सटाइल मिनिस्टर है उनका नाम है पीयूष गोयल, और उन्होंने जो है अभी घोषणा की है कि एक नया मंत्रालय नया काउंसिल बनेगा जिसका नाम होगा कपास परिषद, यानी कि कॉटन काउंसिल। और इसके जो अध्यक्ष होंगे वो जो है सुरेश भाई कोटक जो है उनको इसका अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। ये कपास व्यापारी ही हैं, और इससे क्या होगा कि देखिए जो कपास से संबंधित जो चीज़ें हैं उसको अलग किया जाएगा, और उससे जो है इसके ऊपर इसके सुधार के अंदर जो है वो कार्य किए जा सकेंगे। फिर देखिए जो बाइकॉन बायोलॉजीज़ है, यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उन्होंने बाइकॉन बायोलॉजीज़ के लगभग 15% की जो शेयरधारिता इक्विटी के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस है उसके द्वारा अधिग्रहण के संबंध में जो है वो विलय को जो है मंजूरी दे दी है। तो ये जो है एक तरीके से CCI के द्वारा इसको रेगुलेट किया जा रहा है। बाइकॉन बायोलॉजीज़ और सीरम इंस्टीट्यूट जो है इनके द्वारा जो है बाइकॉन बायोलॉजीज़ जो है उसका शेयर जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा खरीदा जाएगा। तो ये विलय है। और उसके अलावा देखिए कि बढ़ती तेल कीमतों के साथ में मैंने अभी बताया था सऊदी अरब की कंपनी है अरामको, ठीक है, वो जो है उसने एप्पल को पीछे छोड़ते हुए वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी जो है उसमें अपना नाम दर्ज करवा लिया है। उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है तो देखिए इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मध्य प्रदेश स्टार्टअप कॉन्क्लेव के दौरान जो प्रधानमंत्री है उन्होंने मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति जो है उसका शुभारंभ किया है।
तो ये थोड़ी बेसिक सी, इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा इकोनॉमिक परिदृश्य, यानी कि इकोनॉमिक न्यूज़, आर्थिक परिदृश्य। तो अब नेक्स्ट वाले जो नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा, 6 नंबर का जो वीडियो होगा, उसमें हम प्रादेशिक परिदृश्य को पढ़ेंगे। आज हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ओके।